नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के है और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने आए हैं वो मूर्तियों की सियासत को लेकर के है। कहा जाता है कि मूर्तियां बोलती नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में मूर्तियां बोलती हैं। हालांकि मूर्तियों की सियासत उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, ये पूरे देश में चलती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मायावती ने 2007 में सरकार बनाई तो मूर्तियों को लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई थी। 2007 में मायावती ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके दलित स्मारक बनाए, अंबेडकर स्मारक बनाए, अपनी मूर्तियां लगवा दी, अंबेडकर की मूर्ति, काशीराम की मूर्ति, इन सब को लेकर भी बहुत तेज सियासत हुई। उसके बाद मूर्तियों की सियासत ये नहीं थमी। जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई तब 2012 में 376 एकड़ में बहुत पैसा 400 करोड़ रुपए खर्च करके जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया गया और जनेश्वर मिश्र की मूर्ति लगा दी गई। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ पर आई तो गुजरात में सरदार पटेल का स्टैचू बनाया गया और वहाँ पर कई करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और रामलला के मंदिर को लेकर के सियासत में बहुत तेजी चल रही थी, लेकिन मंदिर पर फैसला नहीं हो पा रहा था, तो ये कहा गया कि 151 फीट लंबी राम की मूर्ति लगाई दी जाएगी और तब वहाँ पर राम की मूर्ति को लेकर सियासत थी। लेकिन एक बार आज मूर्तियों पर बात इसलिए हो रही है कि अब उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मूर्तियों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तब तब सियासत तेज हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों आपने देखा कि विकास इंसान पार्टी यानी वीआईपी उसने कहा कि हम वो मूर्ति लगाएंगे और उसने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 18 फूलन देवी की मूर्ति 18 फीट की लगाने की ऐलान कर डाला। हालांकि मूर्तियां कहीं नहीं लग पाई, पुलिस ने जगह जगह पर कार्यक्रम को रोका। बनारस में मूर्ति जब्त की गई, मेरठ में जब्त की गई और मूर्ति नहीं लग पाई। लेकिन दिलचस्प ये है, उसके बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी उन्होंने कानपुर में एक कार्यक्रम किया और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ब्राह्मणों के सिरमौर हैं और उन्होंने ब्राह्मणों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर फूलन देवी की मूर्ति लग सकती है तो श्री प्रकाश शुक्ला की और विकास दुबे की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती। आप सब जानते हैं कि विकास दुबे का क्या इतिहास है। उसने कितने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था और श्री प्रकाश शुक्ला जो उत्तर प्रदेश में अपराध के तमाम सारे जनक के रूप में जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह से उनका एनकाउंटर किया जाए। यानी आज हम जो बहस करने आए हैं उस पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या ब्राह्मणों की सियासत को करने के लिए क्या उन लोगों को प्रतीक बना लिया जाएगा जो अपराधी हैं, जैसे विकास दुबे, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला, क्या ब्राह्मण राजनीति के तौर पर उनको जोड़ा जाएगा। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी पांडे हैं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरे हमारे वरिष्ठ साथी हैं अजय शुक्ल जो उत्तर प्रदेश की सियासत से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक बड़े समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर मत्स्येंद्र प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं। दिलचस्प ये भी है कि तीनों हमारे साथी ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे कि ब्राह्मणों को लेकर के जो राजनीति हो रही है और मूर्तियों की सियासत को लेकर के जो राजनीति हो रही है उस पर ये सियासी दल किस तरह से लोगों को जोड़ने में आकर्ष कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहता हूं पांडे जी आपसे। आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसमें ये मूर्तियों को लेकर के जो नया पता राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने बताया है, ये ब्राह्मण समाज के कई गुट हैं तो वो एक गुट के अध्यक्ष हैं और कानपुर में उन्होंने सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की मूर्ति लगाई जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? श्रीवास्तव जी, मेरे समझ से विकास दुबे या श्री प्रकाश शुक्ला हमारे समाज के कभी रोल मॉडल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा मानना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, गुंडा सिर्फ गुंडा होता है। हमारे समाज के लिए आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक तमाम रोल मॉडल हुए हैं।
देश की आजादी के प्रथम शहीद मंगल पांडे जी हुए, चंद्रशेखर आजाद जी हुए, चित्तू पांडे जी हुए, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी हुए, या हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी हैं, हमारे समाज के पथ प्रदर्शक महर्षि चाणक्य जी हैं। इनकी प्रतिमा लगा करके आने वाली पीढ़ी को हम कुछ संदेश दे सकते हैं। रही बात, अभी आपने एक सज्जन की बात किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दल का ही नाम अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा इन ब्रैकेट रावण है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्रैकेट में रा लिखते हैं, रावण जी। उनकी बुद्धि भी इस प्रकार की होगी, ऐसी बात ही करेंगे वो। मैं किसी भी समाज के, किसी भी बिरादरी के, किसी भी जात के जो अपराधी रहे हैं, जो आतताई रहे हैं, जो क्रिमिनल रहे हैं, उनको सिर्फ क्रिमिनल की नजर से देखता हूं। उनको मैं कभी रोल मॉडल मान करके नहीं चलता हूं। दूसरी बात, अभी आपने प्रारंभ में कहा है कि सर्वजन हित सर्वजन सुखाय की बात करने वाले दल के नेता ने अपनी मूर्ति जीते जी लगवा लिया, क्योंकि उनको शंका थी कि शायद मरने के बाद उनकी मूर्ति कोई लगवाने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि मृत्यु के उपरांत उनकी प्रतिमा कोई स्थापित करे। हमारे दल ने, हमारे दल के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, या अब वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पिता की, मैंने सुदर्शन यादव तक की प्रतिमा कहीं नहीं लगवाया है। कहीं इसमें विश्वास तो नहीं करते हैं कि हम अपने घर के, अपने माता पिता की प्रतिमा लगा करके पूजा शुरू कर दें सार्वजनिक तौर पर। और प्रतिमाओं की स्थापना से जरूरी है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसके उचित शिक्षा की, उसके उचित रोजगार की, उसके उचित ज्ञान की जितनी व्यवस्था हम कर पाए वो सर्वोत्तम होगा। मैं इसका पक्षधर हूं। और रह गई आपकी ब्राह्मण राजनीति, अभी आपने कहा है ब्राह्मण आजादी की लड़ाई में सर्वाधिक फांसी का फंदा चूमने का कार्य किसी ने किया है तो ब्राह्मणों ने किया है। हालांकि आजादी की लड़ाई के बाद, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक दुर्दशा ब्राह्मण समाज ही झेल रहा है। 75 सालों से जातीय आरक्षण का शिकार होकर के ब्राह्मण बेचारा बन करके रह गया। पांडे जी, ब्राह्मण राजनीति में मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। अभी मैं मूर्तियों पे बात कर रहा हूँ। मूर्तियों पे बताएं आप, क्या इससे ब्राह्मण समाज जो है आकर्षित होगा? मूर्तियों से ब्राह्मण समाज कुछ नहीं आकर्षित होगा। ब्राह्मण समाज आकर्षित होगा अगर उसके आराध्य भगवान से परशुराम की प्रतिमा या परशुराम मंदिर का निर्माण किया जाए, या महर्षि चाणक्य के मंदिर का निर्माण किया जाए, या महर्षि भृगु के मंदिर का निर्माण किया जाए, तो वहां लोग पूजा आराधना करेंगे जाकर के। लेकिन जिन तथाकथित महापुरुषों का आपने प्रारंभ में नाम दिया है, उनकी मूर्ति पर कौवा कबूतर बीट करने के अलावा कोई जाएगा नहीं वहां पर। क्यों जाएगा? विकास दुबे का ब्राह्मण समाज के लिए क्या योगदान है? विकास दुबे ने जो एससीओ को मारा, उसके साथियों को मारा, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? ब्राह्मण नहीं थे। इस प्रकार श्री प्रकाश शुक्ला का इतिहास है, तमाम ब्राह्मणों को उन्होंने हत्या किया है।
कई ब्राह्मण मारे गए हैं इन लोगों द्वारा। तो इनके मूर्ति की स्थापना का क्या औचित्य है? सस्ती लोकप्रियता हासिल करके अपने समाज को गुमराह करने की साजिश रचने के अलावा और कुछ नहीं है। इनके नाम पर कोई वोट भी नहीं देने वाला है। हमारे समाज में बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां रही हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के बाल गंगाधर तिलक तक। हमारे समाज में बाद में पंडित कमलापत त्रिपाठी से लेकर के नारायण दत्त तिवारी तक, हेमवती नंदन बहुराज, पंडित श्रीपद मिश्रा तक, जिन लोगों ने देश और प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, पंडित मोतीलाल नेहरू तक, ऐसे लोगों की प्रतिमा स्थापित की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत योगदान रहा है देश के प्रति, समाज के प्रति। ऐसे लोगों की मूर्ति प्रतिमा स्थापित की जाए। अब यही रह गया है। हम अपने समाज को क्या सिखाना चाहते हैं? हम सिर्फ प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे बनाना चाहते हैं अपने नौजवानों को। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों का ऐसा बयान देते हुए। ये लोग सर्व के पात्र हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम ऐसे मूर्तियों के पक्षधर करते ही नहीं। जी अजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। सन 1990 के दशक से लेकर के लगातार आप सक्रिय राजनीति को, विभिन्न दलों को कवर करते रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में रहे, अभी आप बाहर हैं, चंडीगढ़ में हैं। तमाम दलों की आपने सियासत देखी और बहुत करीब से देखा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं तो आपको दलों को, मानसिकता को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आप बहुत करीब रहे दलों को, तमाम सारे चुनाव आपने कवर किए उत्तर प्रदेश के। तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज, चूँकि बहुत मूर्धन्य माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत विद्वान होता है और इसको जो है, यही जो है सभी दलों की सियासत को तय करता है, इसीलिए सारे लोग ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आज तत्पर हैं, वो हम दूसरे दौर में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मूर्तियों की राजनीति हो रही है, क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज इन, जैसे विकास दुबे की बात है, श्री प्रकाश शुक्ला की है, या मैं ब्राह्मण समाज की बात ना करूँ, मूर्तियों की राजनीति है, फूलन देवी है, क्या निषाद मल्ला ये जो समाज है वो फूलन देवी की मूर्ति से आकर्षित हो जाएगा, या श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगा देने से या विकास दुबे की मूर्ति लगाने से ब्राह्मण समाज जुड़ जाएगा? देखिए, एक चीज इसको राजेश समझनी पड़ेगी कि हमारा, यदि हम अपना पूरा इतिहास देखते हैं, जैसे पांडे जी बता रहे थे, मैं उसी पे थोड़ा सा डालूंगा। हमने सबसे पहले हिंदू मैथोलॉजी, जिसे आज हम कहते हैं, असलियत में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू शब्द हमें मुस्लिम्स ने दिया है, मुस्लिम आक्रांताओं का दिया हुआ शब्द है हिंदू। हिंदू हमारा शब्द नहीं है। असलियत में हम लोग वैदिक संस्कृत के पालक हैं, पोषक हैं। हमारे धर्म में मूर्ति का कोई स्थान ही नहीं होता था। इवन किसी भगवान की, किसी उसकी जो भी हम आज बनाते हैं, कि जिन्हें हम भगवान देवता या जो भी कहते हैं, उनकी भी मूर्ति बनाने का स्थान नहीं था। ऋग्वेद कहता है, जो जिक्र करता है, उसमें एक इकलौती एक प्रतिमा का आकार जो बताता है वो शिवलिंग का बताता है कि एक योनि है और एक लिंग है उसमें स्थापित है। उतना सा बताता है। जो एक ये बताता है कि सृष्टि का कारक ये है कि सृष्टि यहां से जन्म लेती है। तो हम तो प्रकृति के पोषक थे, हम तो प्रकृति के मानने वाले लोग थे। हमारे ऋषि मनीषी, आप देखिए, कभी राजाओं के पास नहीं जाते थे, राजा उनके पास आता था और वो अपने आश्रम में रहते थे। उनके आश्रमों में मंदिर नहीं होते थे, उनके आश्रमों में यज्ञ होते थे, तमाम सारी विधाओं पे रिसर्च होता था, तमाम सारा पठन पाठन होता था, शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी और तमाम सारी रिसर्च होती थी। उसी रिसर्च के परिणित तमाम सारी चीजें निकल के आती थी। राजा महाराजा आते थे, वहां पर कुछ दिन रुक करके अपने को परिष्कृत करते थे, ज्ञान पाते थे और शक्ति के पुंज को लेकर के और वहां से चले जाते थे और तमाम सारी चीजें कर लेते थे। ये हमारा वास्तविक जो है धर्म है वो ये है। चारों वेदों को आप देख लीजिए, वो इसको डिफाइन करते हैं। मूर्तियों का जन्म कहां से? जब हमारे देश में सबसे पहले दुनिया का, चूंकि सबसे पुराने हम धर्म हैं, ये बात प्रमाणित हो चुकी है, ये पूरा विश्व मानता है, हम ये नहीं कहते, उसमें कोई विवाद नहीं। वेद, ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, इसको भी कोई विवाद नहीं है। तो जब हम इस जगह आते हैं तो इन सारी चीजों के बाद में जब जैन धर्म आया तो उन्होंने अपने जो उनके कहेंगे
प्रवर्तक थे धर्म के, उन लोगों के हिसाब से चीजें बनानी शुरू करी, उनके लिए मठ बनाने शुरू किए, वहां से शुरुआत होती। लेकिन उसमें सबसे बड़ी शुरुआत होती है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में स्तूप बनाने शुरू किए गए और चीजें की गई। फिर उसके जवाब में ये हुआ कि अब जो हमारा वैदिक धर्म है वो पता नहीं चल पाएगा, इससे चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और राज सत्ता का संरक्षण प्राप्त था बौद्ध धर्म को, चूंकि अशोक उस समय सबसे बड़ा सम्राट होता था, उसने उसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो उस स्थिति में वैदिक लोगों ने तमाम सारे अपने में सुधार करते हुए उसे सनातन धर्म में परिवर्तित किया। उस सनातन धर्म में फिर क्या हुआ कि हम भी अपने प्रतीक बनाए, हम भी अपनी चीजें बनाए, जिससे हमारा एक दिखाई तो दे कि हाँ क्या है, विजुअलाइज करने की एक बात हुई। जैसे हम लोग चैनल पे डिस्कस करते हैं इसमें विजुअल क्या होगा, तो उन्होंने उसको किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ धीरे धीरे बनने हुआ। गुप्त काल में मंदिरों के और मूर्तियों के लगने का क्रम शुरू हुआ और उसके बाद लगातार कालांतर में अब आज चलता चला आ रहा है। तो ये एक तो विवाद जो है, आज चाहे मंदिर मस्जिद और सारे विवाद की जो जड़ है वो वहां से पैदा हो जाती है, कमोबेश यहाँ पे आ जाता है। हमारे यहाँ तो पवित्र स्थान को पवित्र स्थान की तरह प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ तो शिव की धरती को राख को मिट्टी माथे में लगा करके उसे कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ बनाने का क्रम थोड़ी ना। लेकिन चलिए, इसकी जो ये मूर्तियों की राजनीति शुरू होती है वो शुरू होती है 90 के दशक में। 90 के दशक से जब इसकी शुरुआत होती है और कालांतर में तमाम सारी सरकारें आती हैं, वो सोचती हैं कि हम क्या नया करें और इसको लेकर के तमाम जो चीजें थी उनको लेके विरोध और चीजें जब खड़ी होती तो वहां से होता है। तो विवाद तो वहीं से शुरू हुए थे। उसके बाद में जिस तरह से जब बसपा आई तो बसपा को अपने अस्तित्व का सवाल था। उन्होंने कि हाँ, उनके जो लोग थे वो उनका मानना था कि दबे हैं, कुचले हैं, उनके नाम नहीं हो रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही, तो उन्होंने उनकी मूर्तियां किसी ने रमाबाई की लगा दी, किसी ने किसी की लगा दी, किसी ने किसी की लगा दी। तो ठीक है, चलिए कल्याण सिंह आए तो उन्होंने कहीं झलकारी बाई की लगा दी, कहीं किसकी लगा दी, कोई नहीं, आपको लगता है उचित है लगाइए, कोई विवाद नहीं। इन सब के बाद में जब अब काल आया तो अब किसकी लगाएं, तो अपनी लगाने लग गए, वो सबने देखा। तो मतलब सिटिंग लोग जब अपनी लगाने लग जाएंगे तो फिर बात क्या करेंगे। फिर अब उस राजनीति को आगे बढ़ाने क्या काम किया, जो उम्मीद की जाती थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो एक धर्म की राजनीति करती है, तो राजनीति करती है तो धार्मिक अंदाज में उन चीजों में सुधार करे। और ये वही पार्टी थी जो कांग्रेस की सत्ता के दौर में गांधी, नेहरू जैसे और तमाम सारे जो क्रांतिकारियों उनकी जब उनसे लोगों की मूर्तियां लगती थी तो उसको लेके विरोध करते थे। जबकि हिंदुस्तान में एक सत्य है कि नेहरू परिवार के 11 लोगों ने इस कंट्री के लिए शहादत दी थी या जेल में रहे थे या उस लड़ाई को फेस किया। तो उस स्थिति में तमाम सारे लोग उन्हीं के परिवार से थे। तो आप ये समझ सकते हैं इस बात को, खुद सरदार पटेल को जब आमंत्रित किया गया था मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिए पहली बार, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है पंडित नेहरू को कि आपसे ज्यादा और आपके परिवार से ज्यादा इस देश की आजादी में त्याग करने वाला अगला और कोई व्यक्ति नहीं है। ये बात उन्होंने अपनी उस चिट्ठी में लिखी है। पटेल के पत्र 1945 से लेके 47 तक के उनके संकलित हैं, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद ने उन्हें छापा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से चीजें क्रिएट हुई उसका नतीजा ये हुआ। फिर हमारे लिए हमें आइडियल लोगों की तस्वीरें, मूर्तियां लगाना बिल्कुल अच्छी बात है, निश्चित रूप से हमें याद करना चाहिए उन लोगों को कि जिसका जिसका योगदान है। मैं रावण की भी मूर्ति लगाने का विरोधी नहीं, मेरा मानना है रावण में बहुत सारी अच्छाइयां थी। ठीक है, एक घटना है जिसके कारण उनको चीजें होती है, लेकिन उसी में यदि आप जो उत्तर भारत की रामायण है, रामायण भी आपको पता होना चाहिए 125 रामायण, और 125 रामायणों में से आप दक्षिण भारत की रामायण और दूसरी रामायण जब पढ़ेंगे तो रावण के चरित्र को पढ़ेंगे, इतना दिव्य चरित्र है उसका कि उसने अपने यहाँ 14 साल
सीता के रहते हुए भी उसने कभी उन्हें हाथ नहीं लगाया। जब उनसे मिलने जाता था तो अपनी पटरानी को साथ लेकर के जाता था। तो वो एक कैरेक्टर भी है। बहरहाल, यदि अब सारी रामायणों का जब जिक्र पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उसने किस लिए किया या क्या किया, मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत डीपली उतना वक्त भी नहीं है। मैं इसके बाद आता हूं कि अब यदि आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं और उनको खुश करने के लिए मूर्तियां लाना चाहते हैं, उसके अलावा जो भी और नेता हैं मूर्तियां लगाना चाहते हैं, तो आप उनकी लगाइए ना जो बहुत आइडिया लोग रहे। और मूर्ति सिर्फ उतनी सिंबॉलिक बनाइए ना, उसके लिए 8,000 करोड़ रुपया खर्च कर दीजिएगा और कोविड में मरते लोगों के लिए करने के लिए आपके पास में पूरे हिंदुस्तान के हर जिले के, हर जिला चिकित्सालय, हर मेडिकल कॉलेज में यदि हम ऑक्सीजन प्लांट लगा दें तो भी 4,000 करोड़ रुपया नहीं लगेगा। उससे कम का खर्चा है, 3,000 कुछ करोड़ का खर्चा है। तो आप ये समझ लीजिए हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं है। हमारे पास में हमारे बच्चों के लिए का भविष्य सुधारा जाए और उसके लिए जो सिक यूनिट्स हैं भारत सरकार की, जो हमारे पैसे से, हम लोगों के पैसे से भारत सरकार ने, नेहरू गांधी, क्योंकि उनका रिजीम सबसे ज्यादा रहा इसलिए उन्होंने उन सब चीज को स्थापित करके बनाया था जो सार्वजनिक एसेट था, जिसमें कम से कम आदमी नौकरी करते वक्त सुरक्षित महसूस करता था। तो हमारे बच्चों को वहां नौकरी मिले, उन सिक यूनिट्स को सही कीजिए। तो उनको बेचने का काम चल रहा है। तो साहब, मूर्तियां बना के आप किसका भला करेंगे? उसकी बजाय आप करिए ना कि यदि ब्राह्मण उस योग्य नहीं है कि वो कहीं पर भी जॉब पा रहा है, कहीं पे रोजगार की समस्या है और दूसरी चीजें हैं, तो आप उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए और चीजें कीजिए। आपके पास में जो एग्जिस्टिंग भवन है जिनका कोई नाम नहीं है, उनके नाम देना शुरू कीजिए ना कि एक परशुराम भवन दे दीजिए, एक चाणक्य भवन दे दीजिए, एक और दे दीजिए, और वहां पे बड़ी आदम का ढंग की आप वो तस्वीर लगाइए। क्यों उतना मूर्ति पे खर्चा करते हैं? वहीं पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, वो ज्यादा दिखाई देगा। हर बार जो किसी ऑडिटोरियम में होगा उसका नाम दीजिए, उसमें बैकग्राउंड में फोटो लगी होगी तो वो हर बार आएगी। तो आप ये करिए ना कि जहां कहीं भी वो कवर होगा तो वो आएगा। तो यदि आपको याद करना है तो इस ढंग से कीजिए। यह मूर्तियां लगा के लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, अरबों रुपया खर्च करके आप किसका भला करने जा रहे हैं? मूर्तियों से चाहे दलित पक्ष की मूर्ति लगे, चाहे क्षत्रिय की लगे, चाहे किसी की भी लगे, उससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा होने का काम करिए ना। ये जो पीढ़ी है उसको बचाइए, जहर मत घोलिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप वो लड़ाई की जड़ छोड़ के जाएंगे। आज कहीं पे हल्की सी किसी भी मूर्ति की, कहीं मूर्ति का कुछ खंडित हो जाता है या किन्हीं कारणों से हो जाता है तो उस स्थिति में दंगे की स्थिति आ जाती है। आप पूरे समाज को सिर्फ लड़ने, झगड़ने और विषाक्त बनाने की राजनीति कर रहे हैं। आप इस राजनीति से ऊपर उठिए और राजनीति यदि करनी है तो मूर्तियों की मत कीजिए, आप उस वर्ग के कल्याण की कीजिए, उस वर्ग के उत्थान के लिए कीजिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए कीजिए, उनके लिए वो योजनाएं लाइए, वही पैसा उसमें खर्च कीजिए। जी, मेरा ये कहना। मत्स्यन जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी हाँ। मत्स्यन जी, मूर्तियों को लेकर के, चूंकि आप लंबे समय से जुड़े हैं और बहुत लंबा दशक आपने पत्रकारिता का देखा है और वर्तमान की सियासत भी आप देख रहे हैं, तो जिस तरह की सियासत हो रही है और सभी दल कर रहे हैं, खास इस समय बात मैं ब्राह्मणों की कर रहा हूँ, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। अभी मैं दूसरे दौर में आऊँगा तो पूछूंगा तमाम सारी चीज़ें, लेकिन मूर्तियों को लेकर के जिस तरह की सियासत चल रही है, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज इससे आकर्षित होता है? और आकर्षित नहीं होता है तो फिर ब्राह्मण, अगर जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा, जैसे भी अजय जी ने कहा कि जो मूर्तियों को लेकर के कोई ब्राह्मण इस पर नहीं होता है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए और आकर्षित नहीं होता है तो फिर ये ब्राह्मण समाज के लोग करते क्यों हैं? और कहने को तो दोनों लोगों ने खारिज किया कि मूर्तियों की राजनीति है, लेकिन सारे दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, सबने मूर्तियों की राजनीति की, सबने मूर्तियों पर खूब पैसा पानी की तरह बहाया, जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा।
और अब फिर मूर्तियों को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन आज सवाल जो सबसे बड़ा है हमारे इस चर्चा का, वो ये है कि अपराधियों को लेकर के अब मूर्ति बनाई जा रही है। फूलन देवी को लेकर के मूर्ति बनाई जा रही है। फूलन देवी का भले वो किस कारण से डकैत बनी वो आज एक अलग विषय है, लेकिन जो है फूलन देवी की मूर्ति लगेगी, अब जो है विकास दुबे की मूर्ति लगेगी, अब श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगेगी। तो फिर सारे लोग फिर इस मूर्ति से प्रेरणा लेंगे और फिर इसी दिशा की ओर बढ़ेंगे ना। राजेश जी, एक बात सबसे पहले आगे बढ़ाऊं, मैं इस बात को कहूंगा कि बहुत अच्छे ढंग से भाई अजय शुक्ला जी ने इसकी विवेचना कर दी है और उस बात की दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि प्रतीकों की राजनीति से बिल्कुल राजनीति को मुक्त किया जाना चाहिए। और ब्राह्मणों का जहां तक है, मैं पहले भी एक चर्चा में आपसे कह चुका हूं कि ब्राह्मणों में जो बुद्धि है, जो विवेक है, वह उनको इसकी तरफ कुछ प्रतिशत हो सकते हैं, 2-4% ऐसे ब्राह्मण हो सकते हैं जो इधर उधर भटकने की कोशिश करें, लेकिन इससे कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात यह है जो होना चाहिए, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा पा रहा है राजनीतिक दलों का। सत्ता दल की बात मैं नहीं करता, वो अपने दावे उनके अपने तरीके के होंगे, लेकिन जो आज वास्तव में मुद्दा क्या होना चाहिए, इस मुद्दे की समझ ही राजनीतिक दलों में समाप्त हो गई। जनहित के मुद्दों की कोई समझ राजनीतिकों में है ही नहीं। वो जनता को केवल उकसाने की, केवल उनको वो उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि उनकी भावनाओं को भुना करके वो अपने लक्ष्य को साध लेंगे। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि वो सारे राजनीतिक दल हो या राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो, वो इसमें असफल रहेंगे। वो केवल भ्रम पैदा करके कुछ नुकसान कर सकते हैं। वो लोग नुकसान किसी राजनीतिक दल की तुलना में लोकतंत्र का अधिक होगा और लोकतंत्र के भी ऊपर मानवता का बहुत बड़ा नुकसान। अजय जी ने कहा, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि वास्तव में मानवता का ये नुकसान कर रहे हैं। आगे वाली पीढ़ियां जो है हमारे आगे जो आएंगी, उन पीढ़ियों के लिए जो है अराजक स्थित कर रहे हैं। मूर्तियों की राजनीति का एक दौर कम्युनिस्ट शासन के दौर में भी था, जिसका हमने सोवियत संघ के पतन के समय देखा कि वहां पर मूर्तियों का क्या हश्र हुआ, क्या स्थितियां बनी। एकाध जो उनके राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सोवियत रूस में आज भी है और जो किसी तरह से संरक्षित करने के लिए कितनी बड़ी ताकत उस समय सोवियत संघ को 1990 के दौर में उसमें अपनी लगानी पड़ी। तो 91 में हमने इसको सोवियत संघ के विघटन के समय बखूबी देखा। आने वाले समय में भी यही बात होनी है, इसलिए कि जो आज युवकों की हमारी पीढ़ी है, यह युवा बहुत अच्छे ढंग से समझ रहा है कि उसके हित की बात करने वाला दल ही, उसके हित की बात करने वाली पार्टी ही, उसके लिए कार्य करने वाली पार्टी ही आगे चल करके अपना अस्तित्व बचा पाएगी। आज जो राजनीतिक भावनाओं को उभारने की कोशिश की जा रही है, उसमें सत्ता दल के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उनकी भी अपनी एक वो है। सरदार पटेल की मूर्ति लगाई गई तो सरदार पटेल का एक योगदान रहा। प्रतीकों की राजनीति से इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन सरदार पटेल की राजनीति का एक आपने फायदा भी देखा है। अभी जितनी लागत लगी है और जिस प्रकार से आमदनी है, कोरोना की एक स्थिति पैदा हुई, लेकिन जितने पर्यटक वहां जिस ढंग से पहुंचना शुरू हुए थे और उससे वह लागत बहुत तेजी के साथ वसूली जाने लगी थी और उसने रोजगार को एक बड़े क्षेत्र में बड़े रोजगार को जन्म दिया। तो उस क्षेत्र में घूम करके आया हूँ, मैंने देखा कि वहां पर्यटकों के लिए जो संभावनाएं बनी है और तमाम को उसको मैं एक अपवाद के स्वरूप स्वीकार कर सकता हूँ। सरदार पटेल किसी एक वर्ग विशेष के नायक नहीं थे, वह राष्ट्र के एक नायक थे। उनकी बात हो सकती है, लेकिन इसके आड़ में किसी भी दूसरे नेता को, किसी भी दूसरे ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व को स्थापित करके और जनता के पैसे का, जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करके आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और खास करके युवकों की, जो इस समय देश की संपूर्ण आबादी में 65% जिसका स्थान है, उसको भ्रमित नहीं कर सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है और मैं बहुत अच्छे ढंग से ये बात कहूंगा, बल्कि आपके इस मंच से मैं ये बात
बहुत तेजी के साथ प्रचारित करना चाहूंगा और लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वास्तव में लोग इस प्रकार की राजनीति से, प्रतीकों की राजनीति से बाज आए, अन्यथा उनको आने वाले समय में बहुत बुरी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा और उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। जी पांडे जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मणों को लेकर के बहुत तेज सियासत हो गई। अभी मूर्तियों की बात हो रही है, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा, ब्राह्मणों का कुछ हो रहा, भले इस तरह के आरोप तमाम सारे लग रहे हैं, लेकिन आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में करीब 46 ब्राह्मण हैं जो विधायक बन करके आए हैं, 9 लोग मंत्री बनाए गए हैं, सब कद्दावर मंत्री हैं, तमाम सारे लोग हैं, ब्रजेश पाठक जैसे लोग, तमाम सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर के जो है, और इसी जो ब्राह्मणों पर आरोप लग रहे हैं, ब्राह्मणों के शोषण का आरोप लग रहा है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों के इनकाउंटर हो रहे हैं, ब्राह्मणों को जो है परेशान किया जा रहा है जानबूझ करके, इस तरह को लेकर के उसी के बाद से सभी दल इस बात पे लग गए हैं कि जो नाराज ब्राह्मण है उसको अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। बहुजन समाजवादी पार्टी सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे, इन सबको लेकर के निकल चुकी है और सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को बसपा से जोड़ा जाए क्योंकि ब्राह्मण नाराज है। मायावती ने कहा कि जो पिछली सरकार में अब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट देकर के परेशान हो चुका, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी ने 5 लोगों की एक कमेटी बना दी है, उन सब लोगों ने मिलकर अखिलेश यादव को परशुराम की प्रतिमा सौंपी है और ये बात आप भली भांति जानते हैं। और उन लोगों को कहा गया है कि वो लोग जो है मनोज पांडे की धरती से, बलिया से, वहाँ से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करेंगे। बसपा जो है अयोध्या से सम्मेलन अपना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति बना रही है, हालांकि उसने अभी खुलासा नहीं किया है, जल्द ही वो भी सामने आ जाएगा। कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हो। उसके पीछे कारण वो बता रही है कि 1989 तक उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए गए और सभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने देने का काम किया है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण वर्ग जुड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण वर्ग तो जुड़ा और ब्राह्मणों ने खूब वोट भी दिया, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये जो राजनीति हो गई है तेज कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है और उसको लेकर के सारे दल अब निकल पड़े हैं और सबके निशाने पर इस समय ब्राह्मण है। लोग सारी चीज़ें भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से नौकरियों का जो है नौकरियां रुकी हुई हैं, कहीं भर्ती नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। सिर्फ एक गंगा एक्सप्रेस वे पर पिछले 4 साल से काम ही चल रहा, अभी तक वो शुरू कब होगा भगवान जाने। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। अभी कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति हुई वो सब लोग भूल गए हैं, महंगाई को लोग भूल गए हैं। आज ही 75 रुपये कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए हैं। जो राजनीति है छात्रों को लेकर के वह भी थमी हुई है। कुछ उत्तर प्रदेश में कोई विकास कार्यों की बात नहीं कर रहा है। सारे सियासी दलों के निशाने पर सिर्फ ब्राह्मण है। तो क्या ब्राह्मण एक बार फिर नैया पार लगाएगा? श्रीवास्तव जी, आपने एक बात स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी में काफी संख्या में ब्राह्मण विधायक चुन करके आए हैं। काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को स्थान दिया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चुन करके आए हैं या जिन्हें मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व दिया गया है, या जो सरकार 4.5 वर्षों से अधिक से चल रही है, क्या किसी ब्राह्मण विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के, या बल्कि मैं तो यह कहूंगा श्रीवास्तव जी, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिनके चुने हुए विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं, क्या किसी भी ब्राह्मण विधायक ने, और ब्राह्मण ही क्यों कहिए, किसी भी सवर्ण विधायक ने 4.5 वर्षों से अधिक समय
बीत चुका वर्तमान सरकार का, क्या सवर्ण आयोग के गठन की मांग को उठाया है? इस प्रदेश में, इस देश में अल्पसंख्यक आयोग हो सकता है, अनुसूचित जनजाति आयोग बन सकता है, पिछड़ा वर्ग आयोग बन सकता है, महिला आयोग बन सकता है, बाल विकास आयोग बन सकता है, सवर्ण आयोग नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो दंडात्मक धारा 310 है, जिससे सवर्णों को फर्जी फंसाया जाता है, उस फर्जी फंसाने के मामले की सुनवाई सवर्ण जब सवर्ण आयोग में कराएगा तो तमाम फर्जी रहस्य के पर्दे परत दर परत खुल करके सामने आएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जहां नियम कानून बनता है उस सदन में बैठ करके और अपने समाज की बात उठाने में उनको संकोच लगता है, वो संकोच करते हैं। और जो आपने कहा कि ब्राह्मणों की तरफ ही सारे राजनीतिक दल क्यों ध्यान दिए हुए हैं, क्यों ब्राह्मणों को ही अपने तरफ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, आजादी के बाद से लेकर के, मैं तो ये कहूंगा आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक ब्राह्मण जहां मुड़ा है, कि ब्राह्मण केवल वोटर नहीं होता है, ब्राह्मण मोटिवेटर भी होता है। हम अकेले एक मत है हमारा कि हमारे अंदर ईश्वर ने क्षमता दी है, वो अभी राजनीतिक दलों की चलती तो हमारे बुद्धि का भी फिटी फिटी करा देते सब, लेकिन वो संभव नहीं है, नहीं करा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबकी निगाह में हम क्यों हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं का 17.8% मतदाता ब्राह्मण मतदाता है। लोग कहते हैं कि लगभग 20% दलित मतदाता है, 18% मुस्लिम मतदाता है। हमारे तरफ लोगों की निगाह इसलिए लगी हुई है कि रिकॉर्डेड तथ्य है कि योगी जी की सरकार में करीब 450 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। 450 से अधिक तमाम ब्राह्मणों के घर बुलडोजर लगा के गिरा दिए गए। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं हुआ, उन ब्राह्मण प्रतिनिधियों के घरों पर बुलडोजर चल गया। तो ब्राह्मण जिस नीति और नियत से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपा, उस सपने पर ब्राह्मणों के तुषारापात हो गया। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो ब्राह्मणों की, देखिए अभी मैंने विकास दुबे या त्रिप्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगाने का विरोध किया, लेकिन विकास दुबे का ही सहयोगी अमर दुबे, उसकी एक सप्ताह पूर्व ब्याह करके ले आई गई पत्नी खुशी दुबे, उस बेचारी का क्या गुनाह है? उसके माँ बाप ने अमर दुबे नामक कथित अपराधी से उसकी शादी कर दिया, यही उसका गुनाह है। साल भर से वो जेल में पड़ी हुई है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का डेलीगेशन मिलकर के मांग किया कि मान्यवर उसी दुबे को बिना शर्त रिहा किया जाए। इधर तमाम बीमारियों की शिकार हो गई, भाग्यपूर्ण है। और मैं विश्वास करता हूं कि आदरणीय शुक्ला जी हों, चाहे आदरणीय प्रभाकर जी हों, या आप स्वयं हो, मेरी बात से सहमत हूं। किसी निर्दोष को अनावश्यक नहीं सताया जाना चाहिए।
श्री दुबे ने कोई गुनाह नहीं किया है, न तो कहीं एफआईआर में उसके किसी गुनाह का उल्लेख हुआ है और न तो जो विवेचना तथा कथित चल रही है उसमें कहीं कोई उसका दोष आया है। तो ब्राह्मण तो इसलिए नाराज है कि सरकार बनते ही रायबरेली में ऊंचाहार के करीब 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई सरकार बनते ही। उसके बाद ब्राह्मणों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बादा हो, चाहे बदायूं हो, हाथरस हो, गोरखपुर हो, बनारस हो, सारी जगहों पर ब्राह्मण मारे गए। और ब्राह्मण अगर मारे गए तो दोषी तत्वों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, फास्ट कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए था। जिन परिजनों की भदोही में हत्या हुई हो, रिक्शा चालक था बेचारा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, 1 पैसे की सरकारी इमदाद नहीं दी गई, तो ब्राह्मण तो नाराज है ही। अभी आपने कहा और मैं देख भी रहा हूं, एक पार्टी में विश्व पितामह अकेले निकल गए हैं ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, दूसरी पार्टी में 5 पांडव निकल गए हैं ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, तीसरी पार्टी में द्रोणाचार्य जी को बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जो ब्राह्मणों को एकजुट करने के लोग निकाले जा रहे हैं, पहले तो एक घोषणा करें लोग कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपनी जगह पर जो ब्राह्मण पढ़ लिख करके समाज सेवा की इच्छा रखता है लेकिन अभावों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता है, उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हम बनवाएंगे, अपने नहीं लेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में मिनिस्टर रहा, अखिलेश जी की सरकार में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर रहा, लेकिन हमको चुनाव लड़ने की, मैं व्यक्तिगत तौर पर घोषणा कर रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा एमएलए का, मुझे कोई इच्छा नहीं एमएलए बनने की। इसी प्रकार अगर नैतिक साहस है तो तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी पारी खेल चुके हैं, आने वाली पीढ़ी को मौका विधानसभा पहुंचने का, उनकी क्षमता का उचित उपयोग किया जाए। इतना त्याग और तपस्या की भावना अगर आप अपने अंदर रखेंगे तब तो आप ब्राह्मण समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल वोट पाने के लिए अब ब्राह्मण गुमराह होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो शुरू से समाज को दिशा देने वाला संवर्ग रहा है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तक ब्राह्मण आगे बढ़ के देश और समाज को नई दिशा देने का कार्य किया जी। ये केवल हम ही ने दिया है जी। अजय भैया, अजय जी, ऐसा तो नहीं ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सियासत हो रही है उसके पीछे जो मुख्य कारण समझ में आता है वो ये आता है कि जब बसपा की सरकार बनी 2007 में तब बसपा को करीब 17.9% वोट मिला था और करीब उनके 19 विधायक जो है भारतीय ब्राह्मण जीत करके आए थे। इसी तरह से जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब करीब उसे 40% ब्राह्मणों का वोट मिला और 21 ब्राह्मण जीत करके आए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले बार 2017 में सरकार बनाई तब भारतीय जनता पार्टी को करीब 80% ब्राह्मणों का वोट मिला और 46 ब्राह्मण जीत करके आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 82% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। तो यही कारण तो नहीं है कि सारे लोग जो है का ये मानना है कि जिधर ब्राह्मण होता है उधर ही सरकार बनती है, एक तो ये कारण। और दूसरा, क्या आपको, चूंकि आप बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में योगी सरकार क्या ब्राह्मणों को संतुष्ट रखने में नाकाम रही है, ब्राह्मण उससे वास्तव में नाराज है? और तीसरा सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण का वास्तव में उत्पीड़न हुआ है? देखिए, पांडे जी अभी बता रहे थे, पांडे जी बहुत नजदीकी जुड़े हुए हैं चीजों से, वो जो बता रहे थे मैं उससे बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूँ, पर मुझे लगता है बहुत तथ्यात्मक बात कही उन्होंने, बड़ी बात भी कही। मैं एक चीज देखिए, चूंकि आपने देखा भी है, मैं लखनऊ में ही क्राइम रिपोर्टर रहा,
और सारी चीजें। तो मैं देखता रहा हूँ क्या है, क्या अपराधीकरण है, क्या चीजें हैं, इनको लेके बहुत सारा लिखा भी है और डीपली गया हूँ। तो निश्चित रूप से एक चीज है, पहले तो मैं इस पे आता हूँ कि जो विकास दुबे या श्री प्रकाश शुक्ला या उनकी ये एक परसेप्शन है, एक चीज है, हमें भी पता है कि वो अपराधी थे, लेकिन सिंगल कोर्ट में आज तक प्रूव नहीं है कि वो अपराधी थे। सिंगल कोर्ट में किसी ने भी उन्हें कन्विक्ट नहीं किया है। हम संवैधानिक सरकार के चलाते हैं, हम संवैधानिक और कानूनी पूरी व्यवस्था को के पालक हैं, और जब ऐसी स्थिति है तो हम पकड़ करके मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी मार दिया। यदि आप में इतनी क्षमता थी कि आप एक दुर्दांत अपराधी के खिलाफ ये चीजें कर सकते थे, तो उसकी बगैर गिरफ्तारी हुए भी चार्जशीट दाखिल किए जाने का प्रोविजन सीआरपीसी में है, एविडेंस एक्ट में उसके लिए बाकायदे प्रोविजन है। तो साहब आपने उसके खिलाफ पूरे तथ्यात्मक वो करके तैयार करके क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल की, और क्यों नहीं आपने किया कि हाँ वो अपराधी था और उसके बाद में आप मार देते? वो तो कोई चार्जशीट नहीं थी। जिनमें आपने की थी उनमें उन्हीं कोर्टों से वो बरी होके आए थे। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी, आपने उदाहरण दिया खुशी दुबे का और अमर का, और उसके अलावा वो बच्चा जो इटावा में मारा गया, और इस तरह से तमाम सारे, कहीं गाड़ी पलटती, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। आप ड्रामा करके बच्चों को मार रहे हैं। कितने बड़े वीर हैं आप, इतने ही बड़े वीर हैं तो आप मार के दिखाते हैं उन बड़ों को। एक सिंगल बड़ा आदमी आप नहीं मार सके हैं आज तक, सिंगल आदमी। आप कहते हैं माफिया की बात करते हैं, किस माफिया को आपने मार दिया? 3 दिन पहले आप उस पर इनाम घोषित करते हैं और बढ़ा के लाख और 2 लाख रुपया इनाम कर देते हैं और मार देते हैं, कहते हैं इतना लाख का इनाम ही मार दिया। अरे साहब, जिन्होंने सब कुछ किया उनका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और आप क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी सिर्फ ब्राह्मण ही है? इन सारी चीजों को लेके कि ये जो गोली वाला न्याय है, स्पॉट वाला न्याय है, ये न्याय नहीं है, ये हम सब के लिए घातक, और ये पूरी मानवता के लिए घातक। मैं कहता हूं आप में क्षमता है, उसे सिद्ध करिए और उसका वध कीजिए। आप सार्वजनिक फांसी दीजिए, आप करिए उसका प्रोविजन। कौन मना किए? स्टेट अमेंडमेंट कीजिए ना, आपके पास स्टेट में भी तो है पावर। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप असल में वो चीजें नहीं करना चाहते हैं। आपको तो बेसिकली मकसद है कि चुन चुन के लोगों को मारना है, सिर्फ वो अपराधी। आप पूरे उत्तर प्रदेश का डाटा उठा लीजिए, जो जमीनों पे कब्जे वाले 1.25 लाख केसेस हैं, और उन 1.25 लाख केसेस में जो मैं ये यूपी पुलिस का डाटा बता रहा हूं, उसके मुताबिक 1.25 लाख लोग जो है, जो लैंड माफिया है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां तो सिर्फ भदोही में मिश्रा जी मिलते हैं, और साहब उसमें केस क्या बनाते हैं कि मिश्रा जी का बेटा रेप कर रहा था, उनकी बीवी रेप करवा रही थी। अरे यार, कौन सी पत्नी है जो अपने पति को रेप करते देख लेगी और बर्दाश्त कर लेगी? कौन है कि बाप बेटा दोनों रेप कर लेंगे? इतने तो आंख का पानी नहीं मर गया। और कम से कम मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं गर्व इस में महसूस करता हूं, और आपने मेरे जीवन को देखा है, मैं किस तरह सात्विक रहता हूं। शायद पत्रकारिता में इतने सात्विक लोग कम ही मिलते हैं। और इसके बावजूद क्या यार, इतना किसी का मरा होगा, मैं तो नहीं समझता। और निश्चित रूप से ब्राह्मणों से जो कमियां हुई है, मैं उसको भी मानता हूं। ब्राह्मणों ने जो पठन पाठन शिक्षा और उसकी दिशा में जाना चाहिए था, जो उनका कर्म था, उससे वो विमुख हुए हैं, जिसके कारण वो हारते हैं। मुझे मेरा अपना ये मानना है कि यदि इन चीजों को आपको करना है तो उसके लिए आपको ब्राह्मण के हित में जाना पड़ेगा और उसके लिए करना पड़ेगा। पिछले 32 साल से आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में किसने मुख्यमंत्री दिया है यूपी में ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के लिए क्या योजना आई है, मुझे एक बता दीजिए। आप
देखिए मैं आरक्षण का भी विरोधी नहीं। यदि आरक्षण निश्चित रूप से आज का विषय नहीं है, लोगों को यदि नहीं ज्ञान हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य तौर पे हम लोग यहाँ बैठे हम सबको ज्ञान है कि 1935 की जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था, एक्ट पास किया था, जिसमें सरकार बनी थी पहली बार हिंदुस्तान में 1936 में, उस सरकार में भी रिजर्वेशन का प्रोविजन था और वहीं से शुरू हुआ। पूना पैक्ट में वो चीज आई थी और इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम उसको रिजर्वेशन दें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ये बात कही थी और उसके बाद में इस चीज को लेकर के जो सारी चीजें हुई, तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी आरक्षण हुए वो तो लादे गए हैं, जबरन लादे गए हैं, वो राजनीति के लिए लादे गए हैं, तो उन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में आरक्षण दे करके जो भी उस तरह की अछूत जातियां थी जिनसे लोग सामाजिक रूप से जिनका गिरावट की स्थिति थी, उनको किस तरह से उठाया जाए, उसके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो असीमित नहीं थी, वो समयबद्ध थी और जब तक उसका एक उत्थान नहीं हो जाना था तब तक समय बढ़ाए रखना था। भाई आज नहीं बढ़ गया है क्या? और आप आज समझ लीजिए, आज उन जातियों में जो है भी सामंतवादी स्थिति पैदा हो गई है। कुछ लोग उसमें वही उसका उपयोग कर रहे हैं, उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, निम्न स्तर पे तो उसको मिल ही नहीं पा रहा है। तो उन सब चीजों को भी समझना पड़ेगा, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। ये बड़ा विषय है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मैं ब्राह्मणों पर ही केंद्रित करता हूँ कि सबसे बड़ी चीज है ब्राह्मण को आज जरूरत क्या है, उसे एक बेहतर आप शिक्षा दे दीजिए। चूंकि ब्राह्मण गरीब है ये आदिकाल से लिखा जाता रहा, लेकिन गरीब है ब्राह्मण और विद्वान है, दो चीजें कही जाती। तो गरीब है तो उसको पढ़ने के लिए उतने संसाधन उपलब्ध करा दीजिए, वो चीज उपलब्ध करा दीजिए कि कम से कम वो पढ़ लिख सके और अपने आप को उत्थान कर सके, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर विद्वत्ता है तो उस विद्वत्ता को प्रदर्शित कर दे। और इसका उदाहरण है कि आप बताइए, आर्यभट्ट से लेकर के जो भी लोग हुए हैं, वो चाहे अभी लास्ट का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी ब्राह्मण ने ही लिया है और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। तो आप इन चीजों को भी समझना पड़ेगा ना। तो आपको उसने दिया ही है, लिया, ये नहीं आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण ने लिया। मुझे आप बता दीजिए दुनिया में कि कौन है जो इतना बड़ा ब्राह्मण है जिसके पास अथाह धन है, नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को दिखा देंगे। किसी ने राजसी सुख भोगे हैं, किसी ने कुछ भोगे हैं। और जैसा कि पांडे जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि आप एक चीज समझिए कि ब्राह्मण राज करने के लिए न था और न करना चाहता है। वो तो राजा बनाता है, वो तो खुद जब बन सकता था, कुछ भी कर सकता था, तो खुद झोपड़ी में रहता था और एक बच्चे को उठा करके, पिछड़ी जात के उठा करके और मौर्य समाज के बच्चे को और ला करके राजा बना देता है और एक सबसे बड़ा सम्राट बना देता है। तो ब्राह्मण तो ये करता है। ब्राह्मण तो वो होता है जो राम को राजा बना देता है, ब्राह्मण वो होता है कि हाँ इसको राजा बना देता है। ब्राह्मण खुद राजा थोड़ी न बनता था और न उसने बनने की प्रवृत्ति रखी। इवन आप देख लीजिए, मैं आधुनिक भारत में आ जाता हूं, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आप देख लीजिए, आप ये देखेंगे पेशवाज ने राज सौंपा था, वो उनके सलाहकार के रूप में काम करते थे। तो कमोबेश ये स्थितियां थी। और जब देश के आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो सबसे बड़ी जो संख्या थी वो ब्राह्मणों की थी। आप देख लीजिए, चाहे पेशवाज हो, निर्वासित करके उत्तर प्रदेश में ही आए थे, बिठूर में ही रखे गए थे, सबको पता है, मंगल पांडे हो या दूसरे और लोग हो। उसके बाद जैसा कि पांडे जी ने बताया कि आप एक चीज देखिए कि इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान है ब्राह्मणों का, जिन्होंने सब कुछ परोस के बना के एक आधुनिक और समृद्ध बढ़ते हुए विकसित विकासशील देश आपको दे दिया परोस के। उसके बाद में आप उन्हीं को लात मार रहे हैं, उन्हीं को जूते मार रहे हैं, उन्हीं को मार डालेंगे बगैर न्याय के। अरे आप अदालत में लाइए, न्याय कीजिए, और यदि वो दोषी है तो दूसरे को आप 2 साल किसी में सजा देते हैं तो आप प्रोविजन कर दीजिए कि ब्राह्मण यदि होगा तो हम उसे 5 साल सजा देंगे।
हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम उस सजा के लिए तैयार हैं कि हमें दूसरों से डबल सजा मिले, लेकिन हमारा जो मूल पेशा है पठन पाठन, और वो उसके लिए हमें उतना योग्य बनाने की दिशा में आप काम कीजिए, उसके लिए हमें संसाधन उपलब्ध कराइए। हम आपसे नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, नौकरी तो हम ले लेंगे, हमें हमारा वो हक तो दे दीजिए जो हमारा मूल पेशा है। हम आपसे नहीं कहते हैं, आप हमें उतना कीजिए, हम उसको अपनी जगह खुद बनाने में सक्षम है। आप बताइए, मैं इस पंजाब में आया और आ करके आज भगवान की कृपा से एक जगह बनाई है, तो मैं तो यूपी से आया था, तुम्हारे साथ राजेश साहब के साथ में रहा हूं, और आपने देखा है सिर्फ अपनी योग्यता की भूल बनाया है। जब तो मैं चंडीगढ़ स्टेशन में जब पहली बार उतरा था तो मुझे एक ऐसा रेफरेंस नहीं था मेरे पास कि मैं जाके अपना ब्रीफकेस रख दूं और नहा के और जाके नौकरी ज्वाइन कर लूं। तो आज यहाँ पर बात होती है तो कोई मुख्यमंत्री होता है, वो खुद ही 4 बार मैं मुख्यमंत्रियों को इंतजार कराता हूं, मैं उनका इंतजार नहीं करता जी। तो उस स्थिति में आज तब हूं ना, प्रधानमंत्री अपने भाई को मेरे पास में मिलने के लिए भेजते हैं, मैं नहीं मिलने जाता हूं, आज तक प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गया। राष्ट्रपति मेरे पड़ोसी हैं कानपुर में, दयानंद विहार में, उसके बाद मैं राष्ट्रपति से मिलने नहीं गया हूं। एक दिन आया, मैंने कहा जब राष्ट्रपति आप मत रहिएगा तब चाय पिएंगे, ठीक है ना। तो वो आप हमें सिर्फ हमारी चीज दे दीजिए, हम उसको करने को तैयार हैं, अन्याय मत कीजिए। और उत्तर प्रदेश में आज जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। सीटें दे देने से नहीं होगा, सीटें दे देने से क्या होगा, हम तो निर्णायक है। जैसे पांडे जी ने बताया कि हम तो अपना एक वोट नहीं है, हम 100 वोट मोटिवेट करते हैं, हम 100 वोट मोटिवेट करते हैं। तो एक से हम जो है, आप ये मान के चलिए जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, वही स्थिति है ब्राह्मण की। तो कुल मिला के आप देख लीजिए, चाहे जिस राजा को देख लीजिए, इवन मुगल सल्तनत को देख लीजिए, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा सलाहकार ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इन सब स्थितियों में आप देखिए, चाहे कोई क्षत्रिय सल्तनत रही हो, राजपूत क्या क्या नाम दूसरी शक वंश रहा हो, कोई वंश रहा हो, सलाहकार कौन रहा है जिसने सारी चीजों को किया है? ब्राह्मण रहे हैं। खुद पंडित नेहरू के बड़े भाई मोतीलाल जी के बड़े भाई जयपुर राजघराने के सलाहकार थे, महामंत्री थे। जब 1857 में किए, उसके बाद में पंडित गंगाधर नेहरू की शहादत हो गई। उनकी शहादत के बाद में सारा परिवार आगरा आकर के अपने मामा के यहाँ रहा, और उसके बाद में घर चलाने के लिए वो जाके वहां नौकरी किए और वहां पर दीवान रहे। तो आप इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हमने तो वो किया है। आते और समझिए, डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर शब्द, जो अंबेडकर पीछे लगता है, वो शब्द महादेव अंबेडकर ने दिया था। अंबेडकर ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने अपना सरनेम दिया था, और उसके बाद में उन्होंने पढ़ाया और किया, और फिर जो है राजघराने से मदद दिला करके उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। उनकी दूसरी पत्नी जो थी सविता जी, वो ब्राह्मण थी। क्या बात करते हैं, ब्राह्मण तो उतने खुले हृदय का रहा है। हम जातिवाद पे यकीन नहीं करते। हमारा मानना है कि एक हक नहीं मारा जाना चाहिए, निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। हमें ना आपकी मूर्तियां चाहिए, ना कोई और चीज चाहिए। हमें तो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे भविष्य हैं, जो लोग हैं, उन सबको एक सीधा सा, एक छोटा सा सम्मान दे दीजिए, और एक छोटे से उनको उनके जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर दीजिए। उतने से ज्यादा वो मांगता ही नहीं है। उसके बाद वो खुद अचीव कर लेगा उसमें यदि योग्यता हो। आप देखिए कि जब कोई ऐसी स्थितियां नहीं थी तो इस देश के कहीं पर भी आप देखते थे 99% जगह पे आपको पता चलता था वहां का डीएम ये ब्राह्मण है, वहां का एसपी ये ब्राह्मण है, वहां ये है, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का राज्यपाल, यहाँ का ये। आज आप बताइए कितने गिनाएंगे आप? आपके पास में स्थिति क्या? इसका मतलब है सब मर गए?
आज आपको इनकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, और ये वोट बैंक सिर्फ वो 13% नहीं है, ये 30% तो एक्स्ट्रा दिया है, वो 13%। तो चूंकि ये वो 30% बन जाता है 13%, इसलिए आपको चाहिए, और आपकी सरकार 36% में बन जाती है। तो इन सब स्थितियों को समझना पड़ेगा, और हमें यदि इसकी राजनीति करनी है तो हमें उनको सम्मान और उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा। उन बच्चों को जो गरीब घरों में पड़े, खाने को नहीं मिल रहा है, दूसरी चीजें तमाम, क्योंकि ब्राह्मण के पास तो जमीन भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, ब्राह्मण के पास में तो और कुछ नहीं, वो बेचारा किसी तरह से अपना परिवार पालता था, बस सात्विकता को अपनाता था। तो उसको सिर्फ उतना ही दे दीजिए ना कि वो अपनी सात्विकता अपना ले, उतना पढ़ ले, उसके पढ़ने और रहने और खाने की व्यवस्था आप कर दीजिए, बाकी तो चाहिए नहीं उसे। फिर तो वो अपना लेगा, अपना कंपटीशन में आएगा, नहीं आएगा, आपसे मांगने नहीं आएगा जी। नहीं चाहिए ना आपका रिजर्वेशन चाहिए ना कुछ चाहिए, आप सिर्फ उसे सम्मान दीजिए, उसको उसकी के साथ न्याय कीजिए, और उसके साथ में कोई अन्याय की स्थिति ना हो, उसका अपमानित मत होने दीजिए, बस इतना सा दीजिए। आप देखिए आप राजनीति में सबसे ऊपर होंगे, जरूरत नहीं है। मत्स्यन जी, मत्स्यन जी, ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए। अजय जी का कहना है कि ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, ब्राह्मण जो है देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। अगर ऐसा है तो ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए सारे सियासी दल क्यों पीछे पड़े हुए हैं? ब्राह्मण को अगर दलित सोर्सिंग इंजीनियरिंग हुई तो वो मायावती के साथ चला गया, उसे कुछ नहीं चाहिए था तो मायावती के साथ जाने को क्यों तैयार हो गया? अगर उसे कुछ नहीं चाहिए था तो फिर वो अखिलेश यादव के साथ भी चला गया, फिर भाजपा के साथ चला गया। अगर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण एकजुट रहता है, ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण सिर्फ सम्मान चाहिए, तो फिर लोग उसको क्यों लुभा रहे हैं? लुभाते तो लोग उसी को है ना जो कुछ पाने से उधर मुड़ जाता है। राजेश जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, और ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में हमने देखा भी, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के पैमाने पर भी हमने देखा। ब्राह्मण गया है और ब्राह्मणों ने समर्थन किया है, लेकिन ब्राह्मणों ने संभावनाओं को देख कर किया है। ब्राह्मण हमेशा दूरंदेशी होता है, और संभावनाओं को तलाशना कोई बुरी बात नहीं होती, बेहतरी को तलाशना कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन ब्राह्मण अब बखूबी इस बात को समझ गया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है, और उसमें इतनी चेतना आ गई है। अब मेरा विश्वास है कि उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है, और आज के दौर में ब्राह्मण अगर कोई फैसला लेगा तो वह वास्तव में इस आधार पर लेगा कि ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, ब्राह्मणों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन किस प्रकार से कैसे यत्न कर रहा है, उसको कितना अवसर उसके लिए बना रहा है। ब्राह्मण अब इन चीजों पर नहीं आने वाला है। एक नया प्रयोग था, चूंकि बसपा का जन्म जिस राजनीतिक विद्रूपता के बीच में हुआ था, जिस अछूत भावना के साथ बसपा का जन्म हुआ था, अछूतोद्धार के नाम पर बसपा DS4 से जब संगठित हुई और उसके बाद पुनर्गठित हुई, और उसके बाद 1984 से हमने देखा, तो ये इस तरह की बातें हुई। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति, सवर्णों के प्रति कम, ब्राह्मणों के प्रति ज्यादा जिस प्रकार की भावनाएं बसपा ने फैलाई, उन भावनाओं को लेकर के ब्राह्मणों को लगा कि बसपा भी सर्व समाज में सम्मिलित हो रही है, और सर्व समाज में सम्मिलित होते हुए वह भी अब वह करेगी जो अन्य राजनीतिक दलों को अपेक्षित है, अन्य राजनीतिक दलों से जिसकी अपेक्षा की गई है, और उसको बसपा करेगी जो आज तक ब्राह्मणों से इस प्रकार की भावना रखती आई है, द्वेष की भावना। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, इसलिए उस राजनीतिक परिघटना को साक्षी बना। लेकिन आप देखिए कि उसके ठीक 5 साल बाद ब्राह्मणों ने उस स्थिति को पलट दिया, और जहां उसने उस समय ज्यादा संभावना देखी, जहां उसने ज्यादा दूरदर्शिता उसको दिखाई दी, वहां पर देखा। लेकिन वहां पर भी जब उसको लगा कि नहीं, ये उसके साथ भी ठगी हुई, और उसके लिए वास्तव में किसी राजनीतिक दल ने जिसके साथ उसने इस प्रकार की बात की, जिसका समर्थन किया, उसने नहीं किया, तो फिर उसने ये किया। अब आज एक बार फिर चुनौती की घड़ी आ गई है। अब ब्राह्मण तमाम चीजों के प्रकाश में सबसे पहले राष्ट्र के हित को देख रहा है, राष्ट्र के हित के बाद सर्व समुदाय के हित में वह उन संभावनाओं की तरफ देख रहा है कि सभी समाज को समेट करके राष्ट्र का हित करने की क्षमता किसमें है,
राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने की क्षमता किसमें है। और मेरा अपना मानना है कि ब्राह्मण आने वाले समय में भी जब अपना कोई निर्णय करेगा तो उसी के आलोक में, उसी के प्रकाश में करेगा। पांडे जी, समय बहुत खत्म हो रहा, बस 1 मिनट में सभी का जवाब चाहेंगे। पहले आपके पास आता हूं, आप ये बताइए कि 2022 में ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो ब्राह्मणों का हक और हुकूक देगा, जो ब्राह्मणों की मांगों को पूरा करेगा। अगर तमिलनाडु में स्वर्गीय जयललिता जी 10% आरक्षण गरीब ब्राह्मणों को दे सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सकता है? अगर नीतीश कुमार सवर्ण आयोग का गठन कर सकते हैं, तो यूपी में क्यों नहीं किया जा सकता सवर्ण आयोग का गठन? और देखिए, ये सच्चाई है, इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने, जैसे आदरणीय शुक्ला जी ने कहा, कि हमने समाज को, देश को, राष्ट्र को सदैव देने का कार्य किया है। इसके लिए 2 ही उदाहरण काफी है कि देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि के रूप में हमने अपनी हड्डियां तक दान में दे दिया। देवताओं की रक्षा के लिए, असुरों के वध के लिए आवश्यकता पड़ी तो महर्षि दधीचि के रूप में ब्राह्मणों ने अपनी अस्थियां तक दान में दे दिया। दूसरा, हमने वामन अवतार में जब दान लेना चाहा तो बल से वामन बन करके उसका राजपाट सब कुछ ले लिया। तो हम दान देना भी जानते हैं और दान लेना भी जानते हैं। न हमसे बड़ा कोई दानी है और न दान लेने वाला। इसलिए हमको गुमराह मत किया जाए, हमारा हक और हुकूक दिया जाए। हम 18% 17.8% हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो 403 की है, वहां कम से कम 72 ब्राह्मण प्रतिनिधियों को टिकट दिया जाना चाहिए राजनीतिक दलों द्वारा। और 1989 में आखिरी मुख्यमंत्री थे पंडित नारायण दत्त तिवारी। 89 के बाद आपका 2021 खत्म होने को है, धीरे धीरे 22 में चुनाव है। आज तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके हमको पीछे ढकेला गया, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी रही हो, चाहे आदरणीय मोदी ने जो मेडिकल सीटों में बढ़ा दिया है ओबीसी के आरक्षण को, तो हमको पीछे ढकेलने का पूरा एक साजिश रची जा रही है और साजिश रच करके हमको पीछे ढकेलने का कार्य किया जा रहा है। तो ब्राह्मण उसी के साथ जाएगा जो ब्राह्मण की मांगों को पूरा करेगा। अजय जी, 2022 में ब्राह्मण, अजय जी 2022 में ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है पांडे जी इसका जवाब बहुत सटीक दे चुके हैं। मुझे लगता है कि ब्राह्मण को सामान्य तौर पे तो उसके साथ जाता दिखता है कि जहां पर उसे हक हुकूक मिलेगा, उसके साथ न्याय होगा और जो उनके लिए संभावनाएं होंगी। जैसे कि आपने पहले प्रभाकर जी ने इसका जवाब भी दिया है कि देखिए, ब्राह्मण लालची नहीं है। ब्राह्मण सिर्फ अपने हक की बात कर रहा है, वो नहीं एक्स्ट्रा आपसे चाहता है, वो भी अपने हिस्से से भी देने को तैयार, लेकिन उसके हिस्से का जो उसका इंसाफ है, न्याय है, वो उसे मिलना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से ब्राह्मण उस दिशा में ही जाएगा कि जहां पर उसे दिखेगा कि ज्यादा बेहतर संभावनाएं नजर आ रही हैं। और क्योंकि देखिए, उसने बसपा को भी परख लिया है, सपा को भी परख लिया है, भाजपा को भी परख लिया है और पूर्व में कांग्रेस को भी परख चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो है। एक तो ये है। दूसरा, चूंकि वो धर्म भीरू होता है, तो धर्म के कारण से वो कहीं ना कहीं उसका धर्म को लेकर के झुकाव होता है, तो उसका भी असर होता है। तो इन 2 चीजों का इफेक्ट रहेगा इस चुनाव में और उसके अनुसार ही मुझे लगता है फैसला करेंगे। तो वो जहां पर देखेंगे, जहां पर जितना स्ट्रांग यदि कहीं ब्राह्मण है, तो मुझे लगता है वो इस बार उस दृष्टिकोण से जाएंगे कि जिस जगह जहां जो स्ट्रांग कैंडिडेट मिल रहा है ब्राह्मण का, उसके साथ जाया जाए। जी मसन जी, ब्राह्मण 2022 में किसके साथ जाएगा? पार्टी के साथ जाएगा? जैसे अजय जी ने कहा कि जहां ब्राह्मण कैंडिडेट अच्छा होगा, ब्राह्मण उसके साथ भी जा सकता है, क्योंकि वो सारी राजनीतिक दलों को आजमा चुका है। जैसा पांडे जी ने कहा कि ब्राह्मणों समाज की तमाम सारी मांगे हैं, सवर्ण आयोग बनाया जाए, ब्राह्मणों को हक हुकूक दिलाया जाए। तो आपका क्या मानना है कि 2022 में क्या दलित ब्राह्मण इंजीनियरिंग चलेगी या साइकिल पर एक बार फिर ब्राह्मण सवार हो जाएगा? क्या होगा? जो तुलनात्मक लिहाज से हिंदुओं, सनातन धर्म, वैदिक मान्यताओं और राष्ट्र को
समेटने की क्षमता रखेगा, जिस भी राजनीतिक दल में क्षमता दिखाई देगी, मुझे लगता है कि ब्राह्मण उसकी तरफ जाएगा और उसमें ही वह भले खतरे हो, भले ये अस्थायी तौर पे हो, दिखाई दे रहा हो, लेकिन ब्राह्मण अभी फिलहाल उसी तरफ मुझे जाता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। इस गहन चर्चा में आप सबका भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।